गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी आप जानोगे। दीज आर रॉड शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? अमीबा से लेकर ह्यूमन बीइंग तक सारे क्या है? यूकैरियोटिक, जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सारे प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, यानी जिनके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, यानी बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसमें डिफरेंस में हम पढ़ चुके हैं कि ये उसमें एब्सेंट होगा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। इसमें 2 कवरिंग है, 2 मेम्ब्रेन है एक की जगह। आउटर मेम्ब्रेन इज़ वेरी पोरस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है। वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज़ डीपली फोल्डेड, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको बताऊंगी कि क्रिस्टी क्या होती है। विच क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो मैं इसका आपको अभी डायग्राम बताती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर रही है। तो सबसे बाहर हमने बना लिया ये आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन हमने बोला फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के फॉर्म में होती है इस तरह से। तो ये क्या कर रही है? ये लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट कर रही है। किसके लिए कर रही है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें क्या हो सके सरफेस एरिया, ताकि केमिकल एक्टिविटी अच्छे से हो सके। तो ये तो हो गई आउटर मेम्ब्रेन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं क्रिस्टी। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। यहाँ पर इसका खुद का डीएनए है, खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये सब क्या है? मैट्रिक्स है। इसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए प्रेजेंट हैं? कि आपको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, हम जो फूड लेते हैं वो, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन जब इसके अंदर जाती है, जहाँ भी आपको पता है कि ऑक्सीजन जब लग जाती है फूड के साथ, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ये प्रोसेस जब यहाँ पर होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आधी प्रोसेस इसकी कहाँ होती है? हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद की प्रोसेस सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो फूड का जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो ये केमिकल रिएक्शन को करने के लिए कि फूड का ब्रेक डाउन किसके अंदर होना है? फूड का ब्रेक डाउन। जब ये फूड ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? जब इस फूड का ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को तो हम बाहर निकाल देते हैं एक्सेलेरेशन की प्रोसेस में, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो। और एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो जाती है। एटीपी के फॉर्म में क्या हो जाता है? यहाँ पर स्टोर हो जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी जो एटीपी है ये एनर्जी करेंसी है सेल की। जब भी हमारे को रिक्वायरमेंट होती है, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एटीपी क्या करता है? ब्रेक डाउन होकर हमको एनर्जी दे देता है ताकि हम सारी प्रोसेस कर सकें। क्योंकि हम हर टाइम तो खाना नहीं खाते, पर ये जो एटीपी यहाँ पर स्टोर रहते हैं, ये एटीपी ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी देते हैं ताकि हम सारी रिएक्शंस जो है अपनी कर सकें। तो यहाँ पर क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ? फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। इसके लिए यहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट है। कहाँ पर? ये जो है ग्राउंड सब्सटेंस, इसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी ब्रेक डाउन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को हम एक्सेलेरेशन के थ्रू निकाल देंगे, एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए इस केमिकल रिएक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो सके। इसका खुद का डीएनए है, ये देखिए, ये खुद का डीएनए है इसका, ठीक है। और खुद के राइबोसोम्स हैं। ये क्या हैं? राइबोसोम्स। ये हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स हैं ये वाले, यहाँ लिख देती हूँ मैं, राइबोसोम्स। और जब आपको पता है खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो इसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता है कि डीएनए यहाँ पर है तो ये खुद कंट्रोल कर सकता है कैसी प्रोटीन इसको बनानी है,
कैसा बनाना है, ये अपने आप से डिवाइड भी हो सकता है, अपने टाइप की प्रोटीन बना सकता है, तो ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल बोलते हैं, यानी खुद अपने आप से सारी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, आरएनए, यहाँ पर आरएनए भी है और राइबोसोम भी है। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी विच क्रिएट लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। माइटोकॉन्ड्रिया इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। क्यों? दे कंटेन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स टू कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जैसी इसकी रिक्वायरमेंट है वैसा ही अपने आप बना लेता है, ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन द एनिमल सेल। माइटोकॉन्ड्रिया लार्जेस्ट ऑर्गेनल है एनिमल सेल का। अब फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, it generates energy for various chemical activity of the cell and is known as power house of the cell, इसलिए हम इसको पावर हाउस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी आपको बताई है। ब्रेकडाउन होगा फूड का, एनर्जी निकलेगी, रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और कई बार क्वेश्चन आता है राइट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, तो आपको लिखना है एटीपी। यहाँ पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। Whenever the cells require energy, ATP molecule break down, generating energy to be used for metabolic activity of the body. Mitochondria are stage organelle in the sense that they have their own DNA and ribosome, hence are able to make some of their own protein. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका खुद का DNA, RNA, राइबोसोम है, ये अपने जैसी प्रोटीन जो भी चाहेगा वैसी बना सकता है, खुद डिवाइड हो सकता है, इसको न्यूक्लियस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल दो ही हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में अभी आप पढ़ोगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, अंदर वाली मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, जिसको हमने बोला था क्रिस्टी। इसका खुद का डीएनए, राइबोसोम है और क्या है उसमें? आरएनए है। ठीक है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे थे? क्रिस्टी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, ये खाली प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। उनके अंदर जैसे पिगमेंट है उसके बेसिस पर इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द कलरलेस ल्यूकोप्लास्ट, जो कलरलेस है उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल, जो स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है। द पिगमेंटेड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स होता है कलर, तो क्रोमोप्लास्ट हैव डिफरेंट कलर्स एंड कैन बी ऑफ सेवरल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर दोज कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। अलग अलग कलर के अलग अलग पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रीन कलर, जिसमें अंदर होता है, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसके अंदर होता है क्लोरोफिल, नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फोटोसिंथेसिस के लिए ही। इसीलिए प्लांट क्या कर पाते हैं? ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल की वजह से ही सनलाइट को ट्रैप कर पाते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस तरह से डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ऐसे फ्लैटेंड सैक प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर रखे हों, इस तरह से। ठीक है, इसका भी खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम ग्रेना। ये जो है ये कहलाते हैं ग्रेना। एक को बोलेंगे थाइलोकाइड, ये पूरे को बोलते हैं ग्रेना, जिसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यानी लाइट रिएक्शन होगी। ये कहलाता है स्ट्रोमा, जिसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है। दो रिएक्शन के होने के बाद फूड बनता है। इसका खुद का डीएनए है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का था, खुद के राइबोसोम है। तो ये भी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। दो ही आपसे क्वेश्चन आता है, नेम टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, तो दो नाम कौन कौन से आएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन
और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें फ्लैटेंड सैक की तरह एक के ऊपर कॉइन की तरह रखे हुए हैं जिसको बोलते हैं ग्रेना, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और लाइट रिएक्शन होती है। इसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन। और स्टोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। जब ये लाइट रिएक्शन के अंदर लाइट आती है और लाइट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी एटीपी बनता है, डार्क रिएक्शन में फूड बनता है। तो स्ट्रोमा जो है ये है जहाँ पर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फूड को बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, फूड को बनाना। तो वो काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास क्या प्रेजेंट है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। तो ये कहलाते हैं ग्रेना। ये ऐसे कॉइन की तरह होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आई? चलिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल के अलावा इसमें येलो ऑरेंज पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। अदर क्रोमोप्लास्ट कंटेन नॉन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। आपने देखा ना कि कितने कलरफुल होते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो ये सारे कलर कौन देता है? ये सारे कलर्स के लिए इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो इसलिए तभी वो इतने सारे कलर दे पाता है। तो अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जिसमें से ग्रीन है क्लोरोफिल। अब आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर्स एंड जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बता क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। मैंने अभी आपको बताया है। द इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज मार्क्ड इनटू कलरलेस ग्राउंड मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा। अभी बताया था, जहाँ पर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, फूड बनता है। एंड लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सेक कॉल्ड ग्रेना। ये भी आपको बताया था कि ग्रेना प्रेजेंट होता है। कंटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। स्ट्रोमा कंटेन ए वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। ये भी आप पढ़ चुके हो कि अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट था? एंजाइम्स पे डीएनए एंड आरएनए एंड राइबोसोम, ताकि ये खुद अपना प्रोटीन बना सके, अपने जैसे ऑर्गेनल और बना सके। ये भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है। फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड के फंक्शंस क्या हैं? अभी तो आपने कितने सारे फंक्शन पढ़ ही लिए। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, जो स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स ग्रेन्यूल को। क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट दैट हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। क्यों? देखो, क्रोमोप्लास्ट जो है डिफरेंट कलर के, आपने देखा इतने सारे कलर के, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, इतने सारे कलर के फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो उनको देख के क्या होता है? उनकी तरफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग अट्रैक्ट होते हैं। और फिर वो वहाँ से जब इंसेक्ट जाते हैं वहाँ से, तो एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और बर्ड्स वगैरह भी वहाँ से फ्रूट का भी डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, और पोलन ग्रेन डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड, जो कि प्लांट का मेन काम है, मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। दैट्स वाई क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट क्या कहलाता है? किचन ऑफ द सेल। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। कई बार ये भी पूछते हैं कि किचन ऑफ द सेल क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसको अपना कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।